Hello everybody, our today's topic is Introduction to Cost Accounting. Cost Accounting ये हमारे CA इंटर 1 और बीकॉम लेवल पे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप जानते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपने +1 +2 बीकॉम लेवल में भी पढ़ा है, सीए फाउंडेशन में भी आप पढ़ते हैं, उसका जो मेन एम था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो हिस्टोरिकल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो थी वो हिस्टोरिकल अकाउंटिंग थी, आपको पता है। वो हिस्टोरिकल नेचर जो हो चुका है उसे नोट करती थी। ईयर एंड पे देखते थे हम कि क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट है, क्या बैलेंस शीट की एसेट्स हैं, लायबिलिटीज, जो हो चुका है पास उसे रिकॉर्ड करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। और ये कंपलसरी है फॉर ऑल टाइप ऑफ एंटिटी, छोटा दुकानदार चाहे बड़ी फैक्ट्री, बड़ी कंपनी, सबके लिए फाइनेंशियल अकाउंट बनाने जरूरी हैं। किस लिए? टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं बहुत डिटेल के अंदर, ठीक। अकाउंटिंग की एक सब फील्ड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एक और सब फील्ड भी है अकाउंटिंग की, दैट इज कोस्ट अकाउंटिंग। कोस्ट अकाउंटिंग में इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो लोग रिलेटेड हैं वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जो हो चुका है वो भी, और जो हम फ्यूचर की प्लानिंग है वो भी इसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये डाइस की बात करूं, ये डाइस आप एक शॉपकीपर के पास गए, उसको आपने कहा कि सर इस तरह का एक डाइस बनवाना है, क्या आप कितने पैसे लोगे? अब वो शॉपकीपर जो है, जो फर्नीचर मेकर है, अगर वो ये कहे कि ये तो कैसे पता भैया, अभी तो मैं बनाऊंगा फिर बताऊंगा कितने पैसे लूंगा, तो आप उससे ये डाइस बनवा लोगे, लेक्चर स्टैंड बनवा लोगे? नहीं। वो अगर आपको पहले बताएगा, आपको रेट सही लगेगा तो आप उसको ऑर्डर दोगे, अदरवाइज आप वहां से चले जाओगे, उसका कस्टमर खराब हो जाएगा। तो एक अच्छा जो शॉपकीपर है वो ऐसे कस्टमर को नहीं कहेगा कि ये क्या पता बनेगा, ले लेंगे, नो, उसे पहले बताना है। इसके लिए वो कोस्ट अकाउंटिंग जो है इसकी हेल्प लेता है। वो देखेगा कि मैंने ये डाइस बनाना है लेक्चर स्टैंड, इसमें मटेरियल लगेगा, मटेरियल में क्या लगेगा? वही प्लाई बोर्ड, सनमाइका वगैरह, नेल, फेविकॉल। लेबर लगेगी यानी कि वेजेस वगैरह जो वर्कर कारपेंटर को देना है, प्लस अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसे आप ओवरहेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे जो मशीन इसको कट करेगी उस मशीन में ऑयल भी डालना पड़ेगा, मशीन का डेप्रिसिएशन भी होगा, कुछ सामान उठा के लाने वाला बंदा है, चाय पिलाने वाले बंदे हैं, उनका भी प्रोपोर्शनेट खर्च, बिल्डिंग का रेंट भी प्रोपोर्शनेट। इस डाइस के हिस्से में क्या आएगा वो कैसे डिटरमाइन होगा देखेंगे। ये सारा वो आइडिया लगाएगा कि 1000 का तो बोर्ड लग जाएगा, सपोज वो आइडिया लगाएगा, लेबर लग जाएगी, कारपेंटर ले लेगा, सपोज 100 के और खर्च हैं जिसके के अंदर मशीन का ऑयल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, बिल्डिंग का प्रोपोर्शनेट रेंट का शेयर हो गया, अदर स्टाफ के एक्सपेंस हो गए, वो सब। तो वो सब मिला के लगा, इसे टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड है कितने रुपए? 1600। थोड़ा डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करेगा, सपोज ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे 200 प्रॉफिट आए, तो ये आपको सेल प्राइस बता देगा कितने रुपए? 1800। 1600 कॉस्ट है, मार्जिन जो है, ज्यादा भी मार्जिन मत जोड़ना नहीं तो कस्टमर खराब हो सकता है, कम भी ऐड ना करना कि हमें कुछ रिकवर ही ना हो। तो आप अपनी प्लानिंग करो कि क्या आपकी कॉस्ट आएगी। तो वो बंदा क्या कहेगा? शॉपकीपर अच्छा शॉपकीपर हुआ तो सामने वाले कस्टमर को कहेगा बैठो सर, चाय पानी ठंडा लो, अभी बताता हूं कैसा बनाना है सर आपने। वो आप बताओगे अपनी रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग वो मिनट लगाएगा, कैलकुलेटर उठाएगा, रफ आइडिया लगा लेगा कि कितना इस पे बोर्ड लग जाएगा, सिनेमेका लग जाएगा, फेविकॉल, कितना कारपेंटर ले लेगा, कितने और एक्सपेंस है, आइडिया लगा 16, तो रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ के आपको कह देगा भाई साहब इतने का बनाना है क्या, 1800 में बना देता हूं। तो वो क्या ये सब ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। आप कोई भी चीज किसी से बनवाते हैं, बेड बनवाना है, डाइस बनवाना है, या कोई और खाने पीने की चीज, आपने 10 kg सामने वाले को कहा कि ये सामान बना दो, जैसे वो सर्दी में चलती है ना पिन्नी वगैरह,
या आप लड्डू कह दो, बेसन के लड्डू, जो रूटीन नहीं बना रहा वो, पर आपने कहा सर मेरे लिए बना दोगे इस तरह के लड्डू, ऐसा ऐसा सामान डालना है, वो अगर रूटीन बनाता है तो मिनट में बता देगा इतने, पर वो रूटीन नहीं बनाता, आपने जो डिमांड किया ना वो प्रोडक्ट वो रूटीन में नहीं बनता वो, लेकिन बनाएगा वो कैसे बनाएगा, रफ आइडिया लगाएगा सारा, कितना बेसन डलेगा, कितना घी, कितना खोआ डलेगा, कितना ड्राई फ्रूट डलेगा 10 kg बनाने के लिए, फिर लेबर लगेगी प्लस जो थोड़े बहुत और खर्च जो हैं आइडिया लगा के बताएगा। तो रूटीन लाइफ के अंदर हम ये कॉस्ट अकाउंट जो सब्जेक्ट है इसको यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। उस शॉपकीपर ने सारा कुछ वही किया जो ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, लेकिन वो बिना पढ़े कर रहा है, तो वो तो छोटे लेवल पे कर रहा है। लेकिन अगर कंपनी के एंगल से सोचो, उसने तो 10,000 पीस चेयर बनानी है, 20,000 पीस डाइस बनाने हैं, उनको ये कॉस्ट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है काफी हेल्प करता है। इस सब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इसके जो पर्पस है ना मेन, इस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट को, एक तो इसका पर्पस है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट, यानी सीधी बात है कॉस्ट को मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट को मेजर करना है। और दूसरा कॉस्ट रिडक्शन। देखो हम प्लान करते रहेंगे कि हाउ टू कट आवर कॉस्ट, जैसे डाइस बनाना है, आप इसमें एक तो ये स्टडी करो कि डाइस बनेगा कितने में, एक तो आप सामने वाले को प्राइस कोट तभी कर पाओगे ना कि कितनी कॉस्ट लगेगी, एक तो ये बात है। दूसरा इसमें पास्ट में जो बन चुका है उसे भी देखना है। साल के एंड में आपने देखा कि हमारे 20 लाख रुपए लगे, 20 लाख लगे, और हमने इसके बना दिए सपोज 10,000 पीसीस, तो आपको देखना है कि कॉस्ट क्या पड़ेगी। आप इसके कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की आपको क्या पड़ी कॉस्ट पर यूनिट। कोई छोटा सा स्टूल बना रहे थे, 20 लाख रुपीस की टोटल आपकी कॉस्ट लगी, साल के एंड में आपने देखा कितने पीस बने स्टूल के 10,000, तो आपने देखा पर पीस हमारी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट पर यूनिट 200 है। तो हम फ्यूचर की प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करेंगे कि हमें पास्ट में 200 पड़ रही है, तो आप फ्यूचर में इसका जो रेट कोट करेंगे आप पहले से माइंड सेट करके चलेंगे कि 220 या 240, वो तो डिपेंड करता है आप मार्जिन कितना रखते हैं। ज़्यादा मत रखना, कंपटीशन में हो सकता है कस्टमर खराब हो जाए, कम भी ना रखना कि आप मैनेज ही ना कर पाए बिजनेस को, तो एक रीजनेबल मार्जिन ऐड करते हैं। तो पास्ट को भी स्टडी करते हैं, आप फ्यूचर का प्लान करने के लिए भी आप कॉस्ट अकाउंट की हेल्प लेते हैं। कि अब मान लो एक नए प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, नए प्रोडक्ट पे, अब आप स्टूल बना रहे थे, अब आप सोच रहे हो स्टील की चेयर बनाएं, तो उसके लिए आपको पहले से आइडिया लगाना है कि स्टील की चेयर कितने की पड़ेगी, ये मटेरियल लगेगा, स्टील बोर्ड वगैरह जो है, प्लस ये लेबर, ये ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आपको पता लगेगा कि ये टोटल कॉस्ट हमें एक चेयर की पड़ेगी। सपोज आपका आइडिया 800 का है, आपने उसका सेल प्राइस सेट करना है, आपको आइडिया है कि 1000 आराम से रखा जा सकता है, 200 पर यूनिट प्रॉफिट दिखता है, तो ठीक है 1000 सेट कर लो। लेकिन आपने कॉस्ट डिटरमाइन की, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये वाला स्टील, ये वाला बोर्ड, ये वाली लेबर लगाएंगे तो हमें चेयर बन रही है सपोज 1100 की, तो आपने स्टडी किया कि नहीं 1100 की बनेगी तो हम बेचेंगे कैसे, क्योंकि हम मार्केट में ऑलरेडी 1000 की ऐसी चेयर बिक रही हैं। या तो आप अपना मटेरियल क्या लगा रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया, ज़्यादा अच्छा लगा देंगे, महंगी पड़ेगी तो फिर आपको बाहर नहीं मिलेगा, तो आपको मार्केट भी स्टडी करनी पड़ेगी कि मार्केट में रेट इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। आपने स्टडी किया, और कंपटीटर भी हैं, आपने स्टडी किया कि एवरेज 1000 रेट से ज़्यादा नहीं मिलेगा मार्केट में, तो आप ऐसा करो मटेरियल थोड़ा हल्का करो, स्टील का वेट थोड़ा कम लगाओ, बोर्ड थोड़ा ठीक लगाओ, ताकि आपकी कॉस्ट मैनेजेबल हो जाए, प्राइस आपका 1980 950 के आसपास सेट हो जाए। तो आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपने बहुत बढ़िया क्वालिटी बना दी, 1100 की चेयर बना दी, अब आप चाहते हो कि 200 मार्जिन आ जाए या 150 मार्जिन, तो हमने रेट निकाल दिया 1300। कोई लेने वाला ही नहीं है मार्केट में, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा जरूर है, लेकिन मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनीज जो हैं, कंपटीटर जो हैं आपके, वो ऑलरेडी 1000 में बेच रहे हैं,
तो बहुत मुश्किल है प्रोडक्ट को चलाना ऐसी सिचुएशन में। तो आपको ऑलरेडी पहले से ही प्रोडक्ट बनाना है, तो ये सारी कंडीशंस को स्टडी करना है कि मार्केट में प्रोडक्ट किस प्राइस में चल रहा है, किस लेवल का बनाएं। बहुत बढ़िया भी नहीं बनाना कहीं के आप कंपटीशन में फेल हो जाएं, और इतना हल्का भी नहीं कि प्रोडक्ट पिट जाए। तो आपको ये सारी स्टडी एडवांस करनी पड़ेगी कि हमारी कॉस्ट कितनी लगे ताकि हम उसे बेच पाएं। तो ये प्री प्लान भी हो सकती है कॉस्ट अकाउंट की ये स्टडी। साल खत्म होने के बाद देखते हैं हम पास्ट में क्या कॉस्ट पड़ी वो भी, ताकि नेक्स्ट टाइम की कॉस्ट डिसाइड कर सकें। पास्ट नहीं देखोगे तो आइडिया फ्यूचर का भी नहीं लगेगा। क्या हुआ कि मान लो एक आदमी ने सवा मनी लगानी है, सवा मनी समझ तो बालाजी के जाते हैं लोग भोग लगाते हैं, उसने सवा मनी लगानी है, और सवा मनी लगानी है सपोज बिस्किट की। आपको जी सर बिस्किट की कौन लगाता है जी, बर्फी और लड्डू लगाते हैं, चलो मान लो बिस्किट की लगानी है। वो बिस्किट बढ़िया ड्राई फ्रूट वाले हैं, ड्राई फ्रूट बिस्किट हैं, और कोकोनट बिस्किट हैं, कोकोनट बिस्किट ड्राई फ्रूट डालना है उसमें। अब मान लो एक आदमी ने, कोई स्वीट शॉप वाला है, 50 kg लास्ट टाइम बनाए थे, तो उसे आइडिया लगा कि मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, उसने देखा कि मेरे लगे थे इस पे 20,000 रुपये का मटेरियल लगा था, और 7,000 की लेबर, और 3,000 ये, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट लास्ट टाइम रही थी वो 30,000 रही, 30,000, ठीक है। और कॉस्ट पर केजी की बात करें तो आप इसे सोल्व कर लो, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 50 kg माल बनाया था मान लो, तो कितने रुपए कॉस्ट पड़ी थी, 600 पर केजी। बढ़िया ड्राई फ्रूट वाले थे, 600 रुपए किलो पड़ी थी। अब आपको पास्ट में पता है कि लास्ट ईयर हमने एक ही ऑर्डर आया था ऐसा बिस्किट की सवा मनी का, तो हमें कॉस्ट पड़ी थी 600 रुपए केजी, हमने उसको दी थी मान लो 650 या 620 पर केजी के हिसाब से, हमने उसको ये 50 किलो माल मान लो 650 इंटू 50 32,500 का दिया, तो 2500 रुपये कमा लिए होंगे, जो भी हमें कॉस्ट ये पड़ी थी। अब इस साल फिर कोई आदमी ऑफर लेके आया, लास्ट ईयर मान लो 2020 के अंदर हमने बनाई थी किसी की सवा मनी, तो बिस्किट बुरी ड्राई फ्रूट, फुल ड्राई फ्रूट वाली, वो 600 रुपये पर केजी पड़ी थी, 620, 30, 650 या 700 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिए वो। लेकिन अब फिर ऑर्डर आया, तो आप ऑर्डर एक्सेप्ट अभी करने से पहले स्टडी करोगे, आप देखोगे कि मान लो अब करंट ईयर है 2021, आप देखोगे कि मटेरियल लास्ट टाइम 20,000 लगा था, पास्ट में कॉस्ट क्या लगी स्टडी की 20,000। अब आपको लग रहा है नहीं जी मटेरियल जो है वो महंगा हो गया, कोकोनट वगैरह और आटा मैदा जो भी है वो महंगा हो गया 10%, तो अब कॉस्ट क्या पड़ेगी मटेरियल की 22। लेबर आपने देखी, आपको आइडिया लगा सर लेबर तो बहुत महंगी होगी 20%, 8400 की लगेगी। ओवरहेड यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो और बिजली का खर्च, मशीनों का खर्च, भट्ठी में बनाना है तो कोयला डालना है उस भट्ठी में वो खर्चे, या ऑयल डालना है वो खर्चे, तो वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे सपोज वही हैं सेम 3000। तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या एक्सपेक्टेड है इस बार हमारी टोटल कॉस्ट एक्सपेक्टेड है 33,400। अब आप अगले को 33,400, तो आपकी कॉस्ट पड़ रही है कितने रुपए पर केजी पड़ रही है, कॉस्ट पर केजी आपको पड़ रही है 33,400 डिवाइडेड बाय 50 केजी। आपको जो कॉस्ट पड़ रही है 33,400 डिवाइडेड बाय 50 आपको पड़ रही है 668 पर केजी कॉस्ट पड़ रही है, 668 रुपए। अब आप सामने वाले को कितने में दे दोगे, अब पिछले बार दे रहे थे आप सस्ती क्योंकि कॉस्ट कम थी, अब कॉस्ट बढ़ गई, अब आप दोगे उससे 700, 730, 720 ऐसे। तो कॉस्ट अकाउंट ही है ये जो आपको ये मेजर करवा रहा है कि पास्ट में देखा क्या कॉस्ट थी, अब उसमें चेंज करेंगे अपन, क्योंकि मटेरियल महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, ओवरहेड चलो मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस उतने ही हैं, तो आइडिया लगा 33,400। अब आप उसको थोड़ा सा प्रॉफिट रीजनेबल ऐड करके सामान बेचोगे। तो कहीं आपने ये स्टडी किया ही नहीं, आपने देखा पिछली बार 600 पर केजी पड़ा था, आइडिया याद है, तो चलो 650 कह देते हैं पर केजी दे देंगे, तो आपने 650 इंटू 50 केजी आपने 32,500 बोल दिया,
कि 32,500 लेंगे, लेकिन आपकी कॉस्ट पड़ गई 33,400, आप किस में आ जाओगे? लॉस में, क्योंकि आपने कॉस्टिंग स्टडी किया ही नहीं था। तो जो ये तो मैं छोटे लेवल पे एग्जांपल ले रहा हूं स्वीट शॉप का, इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज में यही प्रोसेस फॉलो होती है बड़े स्केल पे। कॉस्ट अकाउंटिंग का काम यही है। आइडिया हो गया होगा आपको क्या करना है कॉस्ट अकाउंट ने? डिटरमाइन करनी है कॉस्ट, क्या मेजरमेंट होगा कॉस्ट का, हो चुकी है उसको भी फ्यूचर के लिए, और जो आगे एक्सपेक्टेड कॉस्ट है उसका आइडिया लगाना है टू डिटरमाइन द प्राइस। ओके, दूसरा काम है कॉस्ट रिडक्शन। देखो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है, जैसे अभी मैं ये कह रहा था कि वो मिठाई बनानी है या बिस्किट बनाने हैं, तो आप ये भी स्टडी करो कि पास्ट में एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी, क्यों लगी, क्या प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना, इंप्रूवमेंट करना, इंप्रूवमेंट। प्रोडक्शन मेथड्स एटसेट्रा। क्या वजह रही कि कॉस्ट अपनी लास्ट टाइम ज्यादा रही, क्या उसमें इंप्रूवमेंट है, चांस है तो करो, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका सेल प्राइस वही रखो, कोशिश करो कॉस्ट क्या हो जाए, कट हो जाए। जैसे आपने देखा लास्ट टाइम हम कोई सामान बना रहे हैं, मटेरियल 100 का लग रहा है पर यूनिट, लेबर लग रही है 50, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड। टोटल कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मान लो 30, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमारी 180 आ रही है। अब आप स्टडी करोगे कि भाई मटेरियल है, कोई बल्क में माल खरीद रहे हो, आप नज़दीक से ले रहे हो, पता लगा कि मान लो आप दिल्ली के बिजनेसमैन हो, आप सामान ले रहे हो गुजरात से, लेकिन किसी ने बताया जी महाराष्ट्र से ले लो या आप कर्नाटका से ले लो, माल थोड़ा सा ट्रेवल करके आएगा दूर से, तो फ्रेट वगैरह का खर्चा ज़्यादा है, लेकिन रेट बहुत कम है, वहाँ से ले लो अगर आपको माल लेना है। तो आपने देखा कि ये कॉस्ट अपनी थोड़े एक्स्ट्रा फ्रेट लगा के तो भी बच रही है। अगर ये वाली कॉस्ट हमारी घट के क्या है 92 रह रही है, ये चलो सेम है, तो हमने कोशिश करके अपनी कॉस्ट जो है इसको 172 पे ले आए। तो कॉस्ट इंप्रूवमेंट, प्रोडक्शन मेथड भी बदल सकते हो। पहले जो आप माल मशीन से बना रहे थे उसमें वेस्टेज ज़्यादा थी, आउटपुट कम, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही थी। अब आपकी मशीन की टेक्निक बदल गई, लेटेस्ट मशीन आ गई, आपकी कॉस्ट कम हो गई। तो कॉस्ट अकाउंट के 2 ही पर्पस हैं, एक तो कॉस्ट को मेजर करना, डिटरमाइन करना कि हाउ मच द अमाउंट टू बी एक्सपेंडेड ओवर द प्रोडक्ट, और हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शन। आप एक कंट्रोल वर्ड तो आपने सुना हुआ है, कंट्रोल वर्ड तो आप बिजनेस स्टडी वगैरह में भी सुनते हैं कि एक्चुअल रिजल्ट और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना। इस कॉस्ट अकाउंट में एक चैप्टर आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये चैप्टर यही कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है। इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड अपा लगा लेंगे, जैसे अपा ने सोच लिया रॉ मटेरियल लगेगा सपोज 100, लेबर लगेगी हमारा ये स्टैंडर्ड है 50, ओवरहेड यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 30, हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना लगने की उम्मीद है 180। एक्चुअल जो रिजल्ट रहे साल बाद देखा हमने, तो हमें पता लगा कि मटेरियल जो है वो लगा 110 का, लेबर लगी अपनी 48 की, ओवरहेड लगे 35 के, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आई देखते हैं, 110 प्लस 48 प्लस 35 193। तो रिजल्ट देखो बड़ा एडवर्स है, रिजल्ट एडवर्स है 13 कॉस्ट ओवरचार्ज्ड है। हमने सोचा था ये प्रोडक्ट 180 में बन जाएगा, लेकिन ईयर एंड पे जब कंक्लूजन देखा प्रोडक्ट बना तो बना 193 का, तो हमारी कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा लग गई इसमें 13। एडवर्स रिजल्ट है क्योंकि कॉस्ट ओवरचार्ज हुई है। तो आप गालियां निकालने लगे लेबर को, कहता हरामखोर काम नहीं करते, निकाल फेंकेंगे सबको, ऐसे गालियां दे रहे हो। भाई स्टडी तो कर लो, टोटल कॉस्ट 13 एक्स्ट्रा लगी, तो रीजन क्या है, वो वेरिएंस स्टडी करते हैं, वेरिएंसेस क्यों हैं। पता लगा कि मटेरियल में 10 एडवर्स रिजल्ट है, माइनस है मतलब एडवर्स है, ये 2 फेवरेबल है, एक्सपेंसेस 5 एडवर्स हैं, टोटल 13 एडवर्स। ए मींस एडवर्स, एफ मींस फेवरेबल। प्रॉब्लम कहां है, लेबर को तो इनाम दो,
लेबर तो बची है, 50 प्लान थी और लेबर लगी कितनी है 48। लेबर तो सेव हुई है कितने रुपए की, ₹2 मतलब पर यूनिट। दिक्कत कहाँ है मटेरियल में, प्रॉब्लम कहाँ है ओवरहेड में। तो आप अपने खर्चे कंट्रोल करो। ओवरहेड कंट्रोल कैसे होंगे, जैसे बिजली का बिल एक्स्ट्रा आ रहा है तो मशीनें बदलो जो कम कंज्यूम करें, एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है कभी कभी तो वो एक्स्ट्रा वैकेंसी को कंट्रोल करो, रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करो अगर हो सके तो वो खर्च है इसमें। और मटेरियल देखो, या तो ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये मटेरियल जो है ये महंगा लिया आपने प्रॉपर प्लानिंग से माल नहीं खरीदा, महंगा खरीदा, या ये समझो वेस्ट ज्यादा कर दिया प्रोडक्शन में। परचेज प्राइस तो सही था, कंज्यूम ही ज्यादा हो गया, क्वांटिटी ज्यादा वेस्ट हो गई। ऐसा अगर ऐसा लगता है कि नहीं क्वांटिटी भी सही कंज्यूम हुई है और रेट नेचुरल था, ये हमारी प्लानिंग गलत थी, हमने जो 100 रुपये रेट सेट किया वो गलत, बिल्कुल वैसे ही एक स्टूडेंट के पेरेंट्स सोचे बैठे हैं कि बच्चा 95% स्कोर करेगा। जैसे मान लो हमारा फाउंडेशन का कोई स्टूडेंट है, पेरेंट्स सोचे बैठे हैं कि अकाउंटेंसी में 95 स्कोर करेगा, लेकिन उसके मार्क्स आते हैं 70, अब वो 25 कम है। अब स्टडी करो कि एडवर्स रिजल्ट है, 25 मार्क्स कम हैं जो एक्सपेक्टेड थे, एक्चुअल उससे कम है। बच्चे को डांट रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि भाई ये तूने क्या कर दिया, ये वो, लेकिन वो टीचर से मिलते हैं, कभी तो टीचर को भी ब्लेम कर देते हैं बीच में, अच्छा नहीं पढ़ाया होगा। जब टीचर से मिलते हैं वो बताता है जी आपको कैसे लगा कि 95 स्कोर कर लेगा, क्लास में जो टेस्ट हुए इसका जो रिप्लाई देता था ये उससे कभी नहीं लगा हमें, ये एवरेज 70-75 के आसपास ही परफॉर्मेंस देने लायक था, इसकी जो कैपेबिलिटी है इतनी ही है। सर आप इसे मत डांटो, बच्चा डिप्रेस हो जाएगा फिर। तो वो आपने उसका प्लान ही गलत बना लिया कि इतना स्कोर कर लेगा, आपका बजट आपका स्टैंडर्ड ही गलत था, आपने ज्यादा सेट कर लिया था, तो परेशानी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम कहाँ है, स्टैंडर्ड ही ज्यादा सेट कर लिया था। तो वही कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चेंज, कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं, आप ये स्टैंडर्ड को नेक्स्ट टाइम रिवाइज करना, अगली बार बढ़ा के लेना। लेकिन कभी कभी होता है कि परचेज प्राइस ज्यादा है या रॉ मटेरियल की कंजम्पशन वेस्टेज वगैरह ज्यादा होने से ज्यादा हुई है, तो वो कंट्रोल किया जा सकता है। तो कॉस्ट काउंट में ऐसा ये टॉपिक जो है फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसमें आप यही स्टडी करते हैं कितना मटेरियल, कितना लेबर, कितने ओवरहेड लगेंगे, एक्चुअल देखते हैं फिर क्या लगा, कंपैरिजन करते हैं, प्रॉब्लम है उसे ट्रेस करते हैं क्यों हुआ ऐसा। तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए, ताकि प्रॉब्लम ना आए, वो दोबारा से स्टैंडर्ड नेक्स्ट टाइम के सेट करने हैं, तो उसमें ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करता है। चलो, तो आपको ये पता लगा कि इस सब्जेक्ट के थ्रू आप स्टडी करेंगे कि कैसे कॉस्ट मेजर होगी, कैसे क्या चांस है प्रोडक्शन मेथड बदले, टेक्निक बदले, मटेरियल का परचेज पॉलिसी बदले, इकट्ठा बल्क में खरीद लें, अभी धीरे धीरे खरीदते हैं, महंगा पड़ता है, बल्क में खरीद के रख लें, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो उस तरह की सारी स्टडी जो है कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इनोवेटिव आइडिया के साथ आप अपने बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल अकाउंट तो पास्ट बताती, ये हुआ जी देखो साल के एंड में, उसमें तो मैनेजमेंट अच्छी है तो उसको स्टडी करके फ्यूचर प्लान कर सकती है। लेकिन कॉस्ट काउंटिंग तो है ही क्या, यही स्टडी सारी कॉस्ट की, कैसे आप ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो कॉस्ट की स्टडी करनी होगी, कॉस्ट रिड्यूस करनी होगी और क्वालिटी भी डाउन ना हो, ये स्टडी अपन यहां करनी है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें आप क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, डेबिट क्रेडिट, टी शेप में अकाउंट बनते हैं, टी शेप अकाउंट बनाते हैं, आप बनाते हैं ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट ऐसे। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट नहीं, टेबल फॉर्म में चलती है। टेबल फॉर्म के जो फॉर्मेट है वो बना के अपन स्टडी करते हैं क्या कॉस्ट आएगी, और उस टेबल फॉर्म को समझना भी थोड़ा, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी दिमाग में फिट बैठती है कि टोटल कॉस्ट की डिटर्मिनेशन करनी है, तो तरह तरह के टेबल और चार्ट के थ्रू करते हैं। वो डेबिट क्रेडिट जर्नल और अकाउंट लेफ्ट राइट लिखने का सिस्टम इसमें नॉर्मली नहीं चलता, कम चलता है। इसमें क्या है, टेबल फॉर्मेट के अंदर आप प्रॉफिट जो है, आइडिया कॉस्ट का गेस करेंगे, वो सब टेबल फॉर्म में इसमें बनेगा। चलो ठीक है,
तो कोई भी चीज आपने बनानी है, और जो बड़ी कंपनी एज पर कंपनी एक्ट का तो सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 तो कोस्ट ऑडिट की भी बात करता है। कोस्ट ऑडिट, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी, स्टील कंपनीज या एरोनॉटिक्स कंपनीज या फर्टिलाइजर वाली, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो एटसेट्रा, जो इसमें कंपनीज कवर हैं रेगुलेटरी, सेक्शन 148 बताता है इसमें कंपनी एक्ट में रेगुलेटरी सेक्टर, नॉन रेगुलेटरी सेक्टर, उसमें नेम है काफी कंपनीज के। मोटर व्हीकल कंपनी, ये सब कंपनीज को तो क्या एक सर्टेन लिमिट क्रॉस करने पे ऑडिट करवानी पड़ती है, वरना कोस्ट अकाउंट तो बनाने ही होते हैं। कोस्ट अकाउंट और कोस्ट ऑडिट सीलिंग है। हैवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कोस्ट अकाउंट बनाने हैं। ऑलमोस्ट ऐसी कंपनी जिनकी टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा हो, उनको बनाने पड़ते हैं कोस्ट अकाउंट, और 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो तो कोस्ट ऑडिट की भी जरूरत पड़ सकती है। इसमें रेगुलेटरी नॉन रेगुलेटरी सेक्टर एक कैटेगरी है। आप लॉ पढ़ेंगे ना, कंपनी लॉ के अंदर ये सेक्शन 148 कोस्ट ऑडिट के रूल बताएगा। तो चलो, किन कंपनीज को बनानी है? छोटे दुकानदार को तो फाइनेंशियल अकाउंट ही बनाने हैं, लेकिन बहुत बड़ी हैवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियल अकाउंट तो बनाएंगी। ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट कह लो, शेड्यूल 3 उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट बनता है, तो वो तो फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगी। अदरवाइज देन फाइनेंशियल अकाउंट उनको कोस्ट अकाउंट भी बनाने हैं, और जरूरत पड़ने पे कभी कभी कोस्ट ऑडिट भी होनी है। तो कोस्ट अकाउंट ये कंपनीज बनाती हैं, बाय लॉ जरूरी है एज पर द कंपनीज एक्ट। ओके, कोस्ट अकाउंट कौन बनाएगा? कोस्ट अकाउंट बाय कोस्ट अकाउंटेंट। आपने सुना होगा ना लोग CWA, कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ये CWA, जैसे कुछ लोग CA कर रहे हैं, कोई CS करता है कंपनी सेक्रेटरी का, और कुछ कोस्ट अकाउंटेंट का कोर्स करता है CWA, ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसके थ्रू कोर्स करते हैं वो लोग कोस्ट अकाउंट बनाते हैं। तो चलो, हमारे CS जो हैं उनको भी कोस्ट अकाउंट की नॉलेज हो बेसिक, बस उनको देखना है कि हाँ कोस्ट अकाउंट हैज बिन मेंटेन प्रॉपरली और नॉट, तो थोड़ी बेसिक नॉलेज उनको चाहिए। पर ये कोस्ट अकाउंट बनाना या कोस्ट ऑडिट करना किसका काम है? कोस्ट अकाउंटेंट का, जो बड़ी बड़ी कंपनी में अपॉइंट होते हैं। स्मॉल सिटीज में क्योंकि इस तरह की हैवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं होती जहां पे कोस्ट अकाउंट बने, कोस्ट ऑडिट हो, तो वहां पे कोस्ट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। लेकिन CAs करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑडिट, फाइनेंशियल अकाउंट की ऑडिट, तो वो हर छोटे बड़े व्यापारी को जरूरत पड़ती है। चलो वो करने हैं। ओके, तो कोस्ट अकाउंटेंट बनाता है कोस्ट अकाउंट। तो कोस्ट के क्या कंपोनेंट हैं? जो कोस्ट है, टोटल कोस्ट, उसके क्या कंपोनेंट हैं वो बात हो गई है। डायरेक्ट मटेरियल, फिर आप कहेंगे डायरेक्ट लेबर या वेजिस कह सकते हो। बाकी इन दोनों के अलावा सब क्या है? ओवरहेड, जिसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। मटेरियल और लेबर, मैं एग्जांपल ले रहा था, डाइस बनना है, डाइस बनाने के लिए जो बोर्ड लग रहा है, सनमाइका लग रहा है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। जो कारपेंटर डाइस को बना रहा है, लेक्चर स्टैंड को, वो क्या है? उसकी लेबर जो पेमेंट है वो डायरेक्ट वेजेस है। इसके अलावा बाकी सब कुछ क्या है? ओवरहेड है। ओवरहेड के भी आगे 3 पार्ट कर सकते हैं आप। एक तो फैक्ट्री ओवरहेड, जिसे लोग वर्क ओवरहेड भी कह देते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड मींस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल और लेबर के अलावा और सारे एक्सपेंसेस ओवरहेड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री में जो खर्चा लगेगा वो फैक्ट्री ओवरहेड है। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री में कोल लग रहा है, वाटर लग रहा है, पावर का बिल आ रहा है, ठीक, फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे लग रहे हैं फैक्ट्री के, वो सारे इधर लिख देंगे, ठीक। फैक्ट्री की मशीनों का डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री का रेंट है,
फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस यहाँ, सुपरवाइजर है फैक्ट्री में, सुपरवाइजर है, निगरानी करता है, फोरमैन है, उसकी सैलरी सब फैक्ट्री ओवरहेड है। फैक्ट्री मीन्स फैक्ट्री के अंदर लगने वाले खर्च, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड कह सकते हो, वो खर्च। ऑफिस के खर्च आप समझ रहे हो, ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो सकती है, ऑफिस स्टाफ की सैलरी हो सकती है, ऑफिस के कंप्यूटर पीसी मशीनों का डेप्रीसिएशन हो सकता है, ऑफिस का रेंट हो सकता है, ठीक, और जनरल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो सारे ऑफिस में कवर। अकाउंटेंट की सैलरी हो सकती है, वो सब इधर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है एडवर्टाइजमेंट, सेकेंडरी पैकिंग, जो माल को बेचने के लिए करनी पड़ती है, सेकेंडरी पैकिंग, ठीक। डिलीवरी वैन के खर्चे, वैन के होम डिलीवरी के, ठीक है। माल बेचा उधार तो बैड डेट्स, वैसे कुछ लोग कहते हैं बैड डेट्स को इग्नोर कर दिया जाए क्योंकि कॉस्ट से रिलेटेड नहीं, ये तो उधार बेचोगे तो लगता है, यस इट कैन बी इग्नोर। तो पैकिंग, सेकेंडरी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ठीक है, डिलीवरी के खर्च हो गए, कमीशन हो गया सेल्समैन का, ये सब कुछ क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कवर होता है। तो ये सब जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट। लेकिन एक दो बातें और जो इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, क्या, डायरेक्ट मटेरियल तो यहां आ गया, इनडायरेक्ट मटेरियल भी कहां जाने वाला है, फैक्ट्री की कॉस्ट में। इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड में कवर होता है, ये नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड में। ऐसी इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर कह लो या वेजेस, वो कहां कवर होती है, इनडायरेक्ट लेबर, वो भी फैक्ट्री ओवरहेड यानी कि वर्क ओवरहेड में कवर होती है। इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट क्या है, ये डाइस बना रहा हूं, एक फैक्ट्री है जिसमें ये लेक्चर स्टैंड बन रहा है, तो ये जो बोर्ड है ये तो डायरेक्ट मटेरियल हो गया, सनमाइका बोर्ड, प्लाई बोर्ड, जो फिजिकली इसमें फेविकॉल, नेल, ये चीजें तो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं इसमें, इसलिए ये कॉस्ट हमेशा क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट होगी, यानी ये वेरी करेगी क्वांटिटी। जैसे मैं कहता हूं एक डाइस पे 1000 का मटेरियल लगता है, डायरेक्ट मटेरियल यानी जो फिजिकली इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर 2 डाइस बनाऊंगा तो 2000 हो जाएगा, 3 बनाऊंगा तो 3000 हो जाएगा, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट। क्वांटिटी कम ज्यादा होने से कम ज्यादा होगा डायरेक्ट मटेरियल जो इसमें फिजिकली एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो आइसक्रीम बनाते हो, आइसक्रीम बनाते हो तो उसमें दूध जो है वो क्या है, डायरेक्ट मटेरियल है, कम ज्यादा होएगा, जितनी ज्यादा आइसक्रीम बनाओगे ज्यादा लगेगा, कम बनाओगे कम लगेगा, तो वो डायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे ही ये बोर्ड, प्लाईवुड वगैरह डायरेक्ट। लेकिन मान लो फैक्ट्री के अंदर और भी मटेरियल लग रहा है, इनडायरेक्ट मटेरियल में आ गया, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल में जैसे मान लो साफ सफाई करने वाले को फिनाइल चाहिए, या कोई वो इलेक्ट्रिशियन है उसको कोई बल्ब चाहिए, खराब हो गया वो बदलना है, कोई केबल चाहिए, टुकड़ा लगाना है, कहीं खराब हो गया मशीन में, कुछ दिक्कत आ गई, इस तरह का सामान, या सर्दी में कोयला चाहिए, हाथ सेकने, कहता है जी बड़ी दिक्कत है यहाँ, इस तरह का मटेरियल जो है वो सामान पे फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। बेकरी की बात करूं, बेकरी शॉप पे बिस्किट बनाता है, ब्रेड बनाता है, जो आटा लग रहा है, मैदा लग रहा है, जो भी चीजें लग रही हैं, चीनी लग रही है, बिस्किट में डल रही है, जितनी ज्यादा आटा मैदा चीनी डालोगे उतने ज्यादा बिस्किट बनेंगे, वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन जो फर्नेस ऑयल है, भट्ठी चलाने के लिए ऑयल डलता है, बिस्किट बनाने के लिए कोयले की भट्ठी चलती है या ऑयल से चलती है, वो ऑयल कोयला सब कहां जाने वाला है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, क्योंकि वो कोयला इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, वो ऑयल माल बनाने में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, लेकिन वो बिस्किट में, ब्रेड में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, उसका ये लिंक जरूरी नहीं ऐसा हो कि ज्यादा बिस्किट तो ज्यादा ऑयल, हाँ थोड़ा तो फर्क पड़ता है, लेकिन सीधा लिंक हो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि आटे का है, मैदे का है। तो वो डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल, ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें जो बोर्ड और सनमाइका है ये डायरेक्ट मटेरियल है, फेविकॉल वगैरह। लेकिन जिस फैक्ट्री में ये बोर्ड बनता है वहां मशीनों को चलाने के लिए कोई ऑयल डलता है, वो ऑयल
का खर्च इनडायरेक्ट मटेरियल है। उस फैक्ट्री में साफ सफाई करने के लिए फिनाइल चाहिए, उस फैक्ट्री के अंदर कोई मॉस्किटो कॉइल वगैरह चाहिए, मच्छर ना आए, वो सारा मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल है। पैकिंग वैकिंग सेकेंडरी पैकिंग का खर्च भी इनडायरेक्ट मटेरियल है। चलो वो खैर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। ऐसी लेबर जो कारपेंटर इस डाइस को बना रहा है, फिट कर रहा है, सिमेका पेस्ट कर रहा है, उसकी लेबर है डायरेक्ट लेबर, ठीक है ना। कारपेंटर है कोई, कारपेंटर की लेबर जो है वेजिस वो डायरेक्ट होगी। बिस्किट बनाने वाले की वेजिस डायरेक्ट वेजिस होगी। लेकिन जो साफ सफाई करने वाला है, जैसे मान लो निगरानी के लिए एक वॉचमैन रखा है फैक्ट्री में, उसकी सैलरी, एक केयर टेकर है जो पानी वानी पिलाता है फैक्ट्री के अंदर, केयर टेकर की पेमेंट जो है वो हो गई। सामान उठा के ला रहा है कोई, उन लोगों को, साफ सफाई करने वाला स्वीपर है, उन लोगों को जो तनख्वाह देते हो वो फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाओ, क्योंकि बंदे फैक्ट्री में लगे हैं। ऑफिस में लगे होते साफ सफाई वाला तो ऑफिस ओवरहेड, सेल डिपार्टमेंट में लगे होते तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। यानी कि ये खर्चे ओवरहेड हैं जो डायरेक्टली काम करने में लगे हुए हैं। इस बोर्ड को बना रहा है जो आदमी, उस कारपेंटर की तनख्वाह डायरेक्ट वेजेस है। बाकी साफ सफाई वाले, वॉचमैन, केयर टेकर, उनकी पेमेंट को किधर ले जाएंगे हम? फैक्ट्री ओवरहेड में नॉर्मली, क्योंकि ये लोग फैक्ट्री में लगे होते हैं। ऐसी इनडायरेक्ट मटेरियल को भी किस में ले जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर ही। तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस समझ आया, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस को अलग रखो, बाकी सारे एक्सपेंसेस ओवरहेड में जाते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेस भी ओवरहेड का पार्ट है, जनरली फैक्ट्री ओवरहेड, जिसका नाम वर्क ओवरहेड भी है या एक नाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी है। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कह देते हैं, ठीक है। देन आफ्टर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च, जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये नॉर्मली सामान जनरल होता है। नॉर्मली जनरल, ये सामान बनाने में कोई डायरेक्ट हेल्प नहीं करता। ये तो जो सामान कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है तब ऐड करना है, यानी सामान बन जाने दो, जितनी कॉस्ट पड़ेगी। अगर टोटल कॉस्ट कोई पूछे तो उसमें ये दोनों ओवरहेड ऐड करने हैं, एक ऑफिस वाला और दूसरा क्या? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होता है ये सारा जाके ऐड होता है, इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस उसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला, तो ये ऑफिस उसमें जाके ऐड होगा। टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मैं फॉर्मेट बता दूंगा कॉस्ट का उनका। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, माल बेचना है ना, तब उससे रिलेटेड खर्च है, माल बनाने से रिलेटेड जनरली नहीं होता। जैसे अकाउंटेंट है, वो हिसाब करता है कितना माल बन गया, कितने पीस बन गए, वहाँ बैठे कंप्यूटर पे बंदे काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऑफिस के अंदर एसी लगा है, उसका बिल होता है, ऑफिस की बिल्डिंग का रेंट हो सकता है, ऑफिस की चीज़ों का डेप्रिसिएशन हो सकता है। ये सारे जनरल एक्सपेंसेस माल बेचने से रिलेटेड हैं, माल बनाने से रिलेटेड नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं। लेकिन कभी कभी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन हो, स्पेसिफिकली मेंशन हो कि भाई ऑफिस का जो स्टाफ है उनमें से कुछ लोग फैक्ट्री में बैठते हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, माल को सही सिस्टम से लगाना ताकि क्या है वो प्रिजर्व भी किया जा सके, खराब ना हो, उस हिसाब से, यानी वो आदमी फैक्ट्री में वर्किंग कर रहे हैं तो उनका खर्चा जनरल नहीं प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये कॉस्ट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा तो ये क्या है, जनरल होते हैं, माल बेचने से रिलेटेड खर्चा होता है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता। स्पेसिफिकली मेंशन हो कि हाँ रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ये वाले बंदों ने फैक्ट्री में काम किया, ऑफिस वालों ने इतनी देर वहां लगाई है, तो उनकी तनख्वाह को कहां ले जाना चाहिए, उसको फिर प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट मानना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आ रही है वो मैं सब चीजें ऐड करके आपको अभी बता रहा हूं। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा तो कोई डाउट ही नहीं है, वो तो माल की टोटल कॉस्ट का पार्ट है हमेशा ही। वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो ओवरहेड होता है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इट्स द पार्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचोगे उसकी कॉस्ट का पार्ट है, माल बनाने से रिलेटेड कोई लिंक नहीं है, माल बेचने से रिलेटेड लिंक रहता है। एक और इश्यू आता है कभी कभी, जैसे पैकिंग का एक्सपेंसेस है, 99% चांस होता है कि हम उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं, पर पैकिंग दो तरह की होती है, एक प्राइमरी पैकिंग है, एक सेकेंडरी पैकिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पैकिंग को प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट माना जाए, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, माल बनाने की कॉस्ट का पार्ट, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बेचने से रिलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं। प्राइमरी पैकिंग वो है जो उसे प्रोटेक्ट करती है खराब होने से, प्रोटेक्शन के लिए खराब होने से प्रोटेक्ट करती है। और सेकेंडरी उसको क्या है, ब्रांड नेम लगाना, ब्रांड नाम देती है, उसको सेलेबल बनाती है, माल बेचने लायक बनाती है, वो पैकिंग है। प्राइमरी पैकिंग में हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि कहीं लिक्विड बन रहा है फैक्ट्री में, अब लिक्विड को किसी बड़े कंटेनर में डालना ही पड़ेगा, वरना वो लिक्विड पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। मेडिसिन है वो तो ओपन एयर में कांटेक्ट में आने से खराब हो सकती है, उनको तो इमीडिएटली बनती क्या है, किसी ना किसी चीज में पैक करना ही पड़ेगा, तो वो प्राइमरी पैकिंग है। जैसे आप बिस्किट बनाते हैं, बिस्किट में क्या होता है, जैसे मान लो आप बिस्किट बना रहे हैं, कुछ बिस्किट ऐसे सॉफ्ट होते हैं, टूटने का डर है, तो आप देखो बिस्किट का पैक लेते हो आप, उसके अंदर एक और पैक होता है जिसमें वो अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए रखे होते हैं, नहीं तो टूट ना जाए कहीं। एग है उसको एक ट्रे में रखा जाता है, वरना वो टूट जाएंगे। कोई लिक्विड है उसे बोतल में डालना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। यानी वो खराब होने से बचाने के लिए आप जो शुरू में पैकिंग करते हैं, दैट इज प्राइमरी पैकिंग, वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट मान ली जाती है, वो आप उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी पैकिंग है वो आगे, जैसे मान लो बड़े कंटेनर में डाल दिया, अब उसके थ्रू छोटे छोटे कंटेनर में डाल के बेच रहे हो, या फिर वो जैसे अमेजोन से माल आ रहा है, फ्लिपकार्ट से देखते हैं ना, टूटने से बचाने के लिए उसको थर्मोकोल शीट चारों तरफ कवर कर दिया, प्लस एक और हार्ड पेपर की पैकिंग में डाल दिया, वो ताकि वो अच्छे से जाए, टूटे नहीं, सामान खराब ना हो, तो वो सेकेंडरी पैकिंग है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंस है, वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है। ठीक, तो जो शुरू में पैकिंग है वो प्राइमरी है, उसको खराब होने से बचाने के लिए, टूटे नहीं, खराब ना हो, एक बार शुरू में जो पैक किया है दैट इज प्राइमरी पैकिंग। चलो, तो आपको कोई भी सामान बनाना है कॉस्ट अकाउंट में, उसमें स्टडी करना है डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट लेबर को और ओवरहेड्स को। मैं एक फॉर्मेट बना के दिखाता हूं, जो फॉर्मेट प्रिंसिपली हमने यूज करना है। कॉस्ट अकाउंट में यूज करते हैं, कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट कह सकते हो। जैसे आप फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट एक प्रोप्राइटर के लिए, कंपनी के लिए डायरेक्ट P&L और बैलेंस शीट, वैसे यहां पे कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट कह लो, वो बनाते हैं कैसे देखना। बाकी इसका पूरा टॉपिक है, वो तो जब टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो रॉ मटेरियल जैसे कि अगर आप शुगर मिल की बात करें तो वहां पे गन्ना कंज्यूम हो रहा है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, प्लस इसमें प्राइमरी पैकिंग भी ऐड कर सकते हैं, जो शुरू की पैकिंग है वो जोड़ सकते हैं, कोई माल लाने का कैरीज वगैरह का एक्सपेंस है वो ऐड कर सकते हैं। सपोज 2 लाख ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर या वेजेस माल बनाने पे लग रही है, वो सपोज 1 लाख है। एक और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है इसमें आ जाते हैं, जैसे आप माउल्ड, आप मूर्ति बनाते हैं, आपने देखा होगा वो एल्युमिनियम को मेल्ट करके वो माउल्ड सांचे में डाल देते हैं मेल्ट करके। देखा होगा पहले तो गली मोहल्लों में भी लोग आते थे, आप कोई भी टूटा फूटा पुराना सामान एल्युमिनियम का दे दो, वो हीट करके उसको मेल्ट कर लेते हैं लिक्विड शेप में, देन आफ्टर उनके पास मिट्टी के ना सांचे होते हैं माउल्ड, उसमें डाल देते थे लिक्विड और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे 10-20 मिनट,
20 मिनट आधा घंटे में वो ठंडा हो गया, जो लिक्विड था वो ठंडा होके जम गया। उसके बाद उस सांचे को तोड़ देते थे, वो जो माउल्ड होता है, और अंदर से क्या है, भगवान प्रकट हो जाते थे, मूर्ति बन जाती थी। वो जो माउल्ड होता है वो तो वेस्ट होना ही है, क्योंकि वो तो उसमें डाला लिक्विड, बाद में तोड़ दिया। तो ये माउल्ड हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, डिजाइनिंग कॉस्ट होगी किसी चीज की, या फिर आप जो टूल हायर चार्जेस हो गए, टूल हायर चार्जेस, अगर आप कोई सामान बनाते हैं तो उसके लिए टूल चाहिए। जैसे वो कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डिंग बनाता है, तो वो सीमेंट मिक्स करने वाली मशीन होगी, लिफ्ट होगी, वो लाता है ना सीमेंट मिक्स वाली मशीन, और जो कई तरह की चीजें लाता है। तो वो सारे टूल हायर चार्जेस, डिजाइनिंग कॉस्ट, माउल्ड होगी, या कॉस्ट ऑफ प्रिजर्वेशन, आप कोई ऐसा लिक्विड बना रहे हैं खराब ना हो, प्रिजर्वेशन के लिए उसमें कुछ डालते हैं। जैसे मान लो आप कोई शेक बना रहे हो, पैक करके बेचना है, तो उसमें कुछ प्रिजर्वेशन के लिए कुछ डाल दिया केमिकल, ताकि वो खराब ना हो 2 महीने 4 महीने। तो वो सारा खर्च डायरेक्ट को एक्सपेंसेस में डालता है। सपोज ये 20,000 है, तो इस कॉस्ट को नाम देते हैं प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट का चैप्टर ही पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ जाएंगे। 3,20,000 इज द प्राइम कॉस्ट। ठीक, फिर आप इसमें ऐड करेंगे 3 तरह के ओवरहेड बताए थे, इसमें आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, या जिसे वर्क ओवरहेड कह सकते हैं आप, ओवरहेड, वो आप ऐड कर देंगे। सपोज 80,000 का है, ठीक है। आप इसमें ऐड लेस कर लेंगे यहां पे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, वो प्लस या माइनस हो जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस समझते हैं ना, वर्क इन प्रोग्रेस ऐड लेस किया जा सकता है। एक तरह से ये मतलब जैसे शुगर मिल की बात करूं तो जूस पड़ा है ना, वो रॉ मटेरियल है ना तैयार चीनी है, वो बीच में माल है, तो ऐड कर दो, उसकी कॉस्ट ओपनिंग वाली कॉस्ट में जुड़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। और जो क्लोजिंग में जूस पड़ा है लेस कर दे तो कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो एडजस्ट किया जाता है। ठीक, फिर इसके अंदर अब एक क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर और क्या चीजें, कॉस्ट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्चे, क्वालिटी कंट्रोल के खर्चे, क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कोई खर्च करना है, स्टडी करनी है, वो खर्च रिसर्च वगैरह का ही पार्ट है। प्राइमरी पैकिंग इधर भी ऐड कर सकते हो, इधर भी, ये अलग अलग ओपिनियन है। आप रॉ मटेरियल भी ऐड कर दो या प्राइमरी पैकिंग को यहां पे प्राइमरी पैकिंग को कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहां पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है नॉर्मली तो नहीं आना चाहिए यहां पर, अगर ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो फिर इसको यहां लेना है आपने, अगर वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। ठीक, तो आप उसे ले सकते हैं। तो ये आपकी यहां पे वर्क कॉस्ट आ जाएगी सारी की सारी। तो आप इनको ऐड करते जाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप चाहो तो इसको देख, चलो ये नाम दे दो इसे वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का नाम दे दो सीपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीपी। देखो प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई है तो आ गई। फैक्ट्री के ओवरहेड ऐड किए, ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो एडजस्ट किया, तो क्या आ गई वर्क कॉस्ट। सपोज ये वर्क कॉस्ट 4 लाख आ गई। ठीक, फिर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्च हैं तो लिखो, कई बार नहीं होते तो छोड़ो। एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो ऐड करो, मैं कहता हूं प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है तो मत ऐड करो। तो ये ही क्या आ गई, वर्क कॉस्ट ही क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कुछ लोग ना ये नाम नहीं देते क्योंकि ये कई बार होते नहीं है वाले, तो अगर ये वाले नहीं है तो वर्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एक ही बात है तो ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और वर्क कॉस्ट अलग हो सकते हैं। अब इसमें ऐड करो कोई ओपनिंग फिनिश गुड्स का स्टॉक आ जाए, लेस करो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का कोई स्टॉक। हमें कह रहा है जी ओपनिंग फिनिश गुड्स 50,000 रुपए का था चीनी, एंड में पड़ी है चीनी 20,000 रुपए की, तो यहां से एक चीज आ जाएगी सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,30,000। देख लो ध्यान से, बाकी कॉस्ट शीट का चैप्टर करेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं तो एक रफ आइडिया दे रहा हूं। रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। प्राइमरी पैकिंग है कोई तो ऐड कर सकते हो, वैसे प्राइमरी पैकिंग यहां ऐड कर दी जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट यहां पे ऐड
प्राइमरी पैकिंग कोई है अगर गिवन है, प्राइमरी पैकिंग उस सामान को खराब होने से बचाने के लिए यहां ऐड कर दी जाती है। ठीक, इसमें भी दिखा सकते हैं, चॉइस आपकी, तो यहां दिखा दें आप। तो क्या करना है, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड ऐड कर दोगे, जो फैक्ट्री के खर्च हैं, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, मशीनों का डेप्रिसिएशन, कोल, पानी लगा फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री की रिपेयर मेंटेनेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर जो फैक्ट्री में लगी वो भी इधर। तो क्या आ जाएगी, ये वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। इसमें ऐड लेस करोगे ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। शुगर मिल में जैसे जूस पड़ा है, ऐड ओपनिंग कॉस्ट लेस क्लोजिंग, तो क्या आएगी, ये वर्क कॉस्ट या दूसरा नाम फैक्ट्री कॉस्ट है। ठीक, इसके बाद आप इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के या क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड कोई खर्च है तो आप उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई खर्चा है तो ऐड कर दो, है तो अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड लिखा है कि वो स्टाफ है ऐसा ऑफिस का जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री के अंदर वो मैनेज कर रहा है सारी चीजें, तो ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, करो ऐड। प्राइमरी पैकिंग तो ये आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट में इसे सीपी बोलते हैं। ये WC है वर्क कॉस्ट, ये प्राइम कॉस्ट। चलो, अब आपका माल तैयार हो चुका है, इस तैयार माल में ओपनिंग चीनी जो पड़ी थी वो ऐड कर दो, जो क्लोजिंग चीनी है उसे क्या कर दो, लेस। तो क्या आ जाएगी, जो चीनी बेची उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी CP ऑफ गुड सोल्ड कितने रुपए आ गई है, 430 की। ये यहां पे ले आया मैं, इसे स्पेस नहीं था वहां, 430 ऐड करो। यहां पे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा, जर्नल वाला, बता रहा था मैं आपको पहले ही, जर्नल, और ऐड करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्च, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्च। अगर कोई ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च 20,000 कुछ नहीं लिखा, जनरल ही मानना है, ये तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन बोले तो यहां ऐड करना है, नहीं तो जनरल है तो इधर ही आना है, क्योंकि ऑफिस का काम माल तैयार होने के बाद का है, इसलिए ऑफिस के खर्च माल बनाने के अंदर सपोर्ट नहीं करते। ये कभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट ना बन गए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट बनते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मान लो 50,000 है, तो इस चीज को नाम देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि टोटल कॉस्ट है, फाइनल कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टोटल कॉस्ट कह दो, कितने रुपए की आ गई, 5 लाख। अब आप आइडिया लगाओ कि भाई कितना कमाना चाहते हो। सपोज आपका डिजायर्ड प्रॉफिट 10% है कॉस्ट का, आप चाहते हो जी कॉस्ट से 20% मार्जिन आ जाए। सपोज 5 लाख आपकी कॉस्ट है, तो आप कितना मार्जिन जोड़ेंगे, 1 लाख। तो आप कितने में प्रोडक्ट बेच देंगे, 6 लाख। या आपने सेल प्राइस पहले से डिसाइड कर रखा है, आपने डिसाइड कर रखा है जी, हमने तो बात कर रखी है ये माल हम बेचेंगे 6.5 लाख रुपए में, तो सेल अगर 650 की कर दोगे तो एक्सपेक्टेड आपको बैलेंसिंग फिगर कितना प्रॉफिट आ जाएगा, बीच में 150। तो आपका ये फॉर्मेट है प्रिंसिपल फॉर्मेट कोस्ट शीट का, कोस्ट स्टेटमेंट है ये। अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट से हर चीज को डिवाइड कर दूंगा ना, जैसे जितना माल बना, मान लो चीनी बनी 10,000 kg, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, 20 रुपए रॉ मटेरियल के, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000, 5 रुपए लेबर के। इस तरह कर दूंगा डिवाइड। यहाँ एक कॉलम और बना देते हैं पर यूनिट कॉस्ट का, तो वो क्या बन जाती है, कॉस्ट शीट। उस सारे फॉर्मेट को कॉस्ट शीट कह देते हैं। फिलहाल क्या है, ये कॉस्ट स्टेटमेंट, जिसमें पर यूनिट का कॉलम नहीं बनाया, वो तो चैप्टर पढ़ेंगे तो बनाएंगे। तो देखो प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल और लेबर, डायरेक्ट वाली, जैसे मैं डाइस बना रहा हूं तो डायरेक्ट वाला बोर्ड है, प्लाईवुड है, बोर्ड, प्लाई, फेविकॉल, ओपनिंग कितना था, कितना और खरीदा, कितना क्लोजिंग, कैरीज वगैरह का खर्च भी, माल लाने का कोई कैरीज वगैरह का खर्च है, कैरीज इनवर्ड, वो आउटवर्ड तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, वो तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, वो सब इधर आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या है मैंने बता दिया, ये सब टूल हायर किए, वो माल बनाने के लिए कोई डिजाइनिंग माउल्ड का खर्चा, वो प्राइम कॉस्ट नाम आ गया, प्राइम कॉस्ट, धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। फैक्ट्री के खर्च, फैक्ट्री के सारे, फैक्ट्री ओवरहेड कह लो, वर्क ओवरहेड कह लो, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऐड कर दो। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस अगर है ऐड, लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। डाइज है अधूरे पड़े,
बोर्ड लगा है खाली, सिनेमैक का नहीं लगा, फेविकॉल नहीं लगा, तो वो अधूरा माल, वर्क इन प्रोग्रेस है। एड ओपनिंग कितनी कॉस्ट का पड़ा था, लेस क्लोजिंग। ये तो प्रिंसिपल है, कॉस्ट में ओपनिंग कॉस्ट को बढ़ाता है, क्लोजिंग लेस करता है। आप फाइनेंशियल अकाउंट में भी देख लो, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में एडिशन होता है, जीपी रिड्यूस करता है, और क्लोजिंग राइट हैंड साइड में कॉस्ट को कट करता है। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग ही तो होता है फाइनेंशियल में भी, तो वही चीज है। ये ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, ये वर्क इन प्रोग्रेस में भी ओपनिंग ऐड क्लोजिंग की कॉस्ट लेस, फिनिश गुड्स में भी ओपनिंग ऐड क्लोजिंग की कॉस्ट लेस। तो आप आगे ये वर्क कॉस्ट नाम दे दो या फैक्ट्री कॉस्ट नाम दे दो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्च, क्वालिटी कंट्रोल के खर्च तो ऐड कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन 99% तो यहां नहीं आएगा क्योंकि जनरल होता है। हां, अगर वो स्पेसिफिकली कोट कर दें कि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च कौन सा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, तो वो इधर ऐड कर देंगे। प्राइमरी पैकिंग है तो इधर ऐड कर सकते हो, कुछ लोग इधर ऐड कर लेते हैं। तो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चीनी बन गई है इतने की, आगे चल के क्वेश्चन करेंगे तो क्वांटिटी बताएगा भाई इतनी क्वांटिटी बन गई 4 लाख में, लेस क्लोजिंग कितने की होगी वो देखेंगे हम। तो ओपनिंग ऐड क्लोजिंग लेस, तो क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड। कितनी चीनी बन चुकी है, 4,30,000 की, ये तो बनाने की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस कितनी, 4 लाख, 4 की चीनी बनी, जरूरी तो नहीं कि 4 की बेचें, ओपनिंग भी पड़ी थी कुछ चीनी अपन ने क्या कर ली। आप सीधी सी बात है, आप फाइनेंशियल अकाउंट में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते, फिर उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, फिर आप P&L बनाते हैं। तो ये समझ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वाली आ गई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कितनी चीनी बन गई, 4 लाख की। ऐड करो ओपनिंग फिनिश गुड्स जो ट्रेडिंग में लिखते थे, लेस करो क्लोजिंग, तो आ जाएगी सीपी ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीनी बेची कितनी कॉस्ट की बनी, वो 430। लेकिन उस पे 2 एक्सपेंस और हैं, 430 वाली प्रोडक्शन कॉस्ट तो है जो बेची, उसकी बनाने की कॉस्ट 430, लेकिन उस माल का हिसाब किताब का खर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन जनरल 20, ठीक है, ऑफिस का खर्च, ऑफिस का डेप्रीसिएशन, ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ये सब जनरल एक्सपेंसेस हैं 20। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी वैन के खर्च, सेल्समैन का कमीशन होता है या पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, वो सब कुछ इधर। तो आप ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट, जिसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं। मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग माल बेचने से रिलेटेड खर्चा है, माल बनाने से रिलेटेड नहीं। स्पेसिफिकली कोटेड है एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो यहाँ कोट करना है। इस तरह से आपको क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी टोटल कॉस्ट आ गई। सेल अपनी फिक्स है तो बीच में प्रॉफिट आएगा, या प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या आएगी, सेल। तो हमारी कॉस्ट पता लग गई 5। अब आप चाहते हो कि हमें प्रॉफिट चाहिए 20%, वी वांट टू अर्न 20% प्रॉफिट ओवर कॉस्ट, तो 5 लाख का 20% 1 लाख ऐड कर दो, तो सेल प्राइस क्या बेच दो आप लोगों को, 6 लाख। बेसिकली कॉस्ट अकाउंट का काम तो कॉस्ट निकालने का है, ये काम मैनेजमेंट का है, कितना प्राइस सेट करें, कितना मार्जिन लेना है। कॉस्ट अकाउंट का काम तो कॉस्ट बताने तक का है। तो ये फॉर्मेट बताया मैंने आपको कि कॉस्ट अकाउंट में टेबल फॉर्म में चलता है सब कुछ, उसमें फाइनेंशियल में डेबिट क्रेडिट इस शेप में चलता है, जर्नल और वो, तो इसमें अकाउंट शेप नहीं, नॉर्मली ये चलता है टेबलर फॉर्म में, चार्ट भी बनाएंगे। तो एक फॉर्मेट मैंने यहां बताने की कोशिश की है। और 1-2 बातें इसमें जो पढ़नी है हमें, क्या कि कॉस्ट अकाउंट में ये जो कॉस्ट है, चाहे वो मटेरियल की है, चाहे वो लेबर की है, चाहे वो ओवरहेड है, इसका बिहेव 3 तरह का हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट हो सकती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है। कॉस्ट का बिहेव 3 तरह का होता है। वेरिएबल तो होता है, ये कहते हैं कि चेंज्ड विद आउटपुट, या प्रोडक्शन क्वांटिटी कह लो, प्रोडक्शन क्वांटिटी के साथ चेंज होती है। ये कहता है फिक्स है, नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन क्वांटिटी विद आउटपुट, ये तो उतनी ही लगेगी, प्रोडक्शन क्वांटिटी से कोई लिंक नहीं। इस रूम का किराया, मान लो ये बिल्डिंग मेरी किराए पे है, इस रूम में मान लो 40 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो किराया तो 40 का लग गया ना, चाहे 10 बैठे, चाहे 20 बैठे, चाहे 30 बैठे, चाहे 40 बैठे, तो नॉर्मली ये कॉस्ट तो उतनी ही लगेगी, फिक्स कॉस्ट। ये इसमें 2 चीजें होती हैं, इसमें कुछ पोर्शन वेरिएबल होता है और दूसरा क्या होता है, फिक्स।
ये सेमी वेरिएबल कोस्ट है, इसमें फिक्स और वेरिएबल को हम अलग करते हैं। तो कोस्ट का बिहेव तीन तरह का हो सकता है, वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल। जो आउटपुट के साथ चेंज होता है, बराबर चेंज होगा, इक्वल चेंज होगा, तो वो वेरिएबल है। याद रखना, जो डायरेक्ट मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर है, ये हमेशा ही क्या होते हैं, वेरिएबल, एब्सोल्यूट वेरिएबल। डाइस बना रहा हूं, कम डाइस बनाऊंगा तो बोर्ड प्लाई कम लगेगी, लेबर कम लगेगी, ज्यादा बनाऊंगा तो क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। लेकिन जो ओवरहेड होते हैं ना, ओवरहेड जितने भी हैं, ओवरहेड तीन तरह के होते हैं, अभी हमने बात की। कौन सा, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इनका बिहेव कुछ कंफर्म नहीं, ये फिक्स भी हो सकता है, फिक्स और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसमें डिपेंड करता है। जैसे बिजली का बिल, माल ज्यादा बनाओगे ज्यादा बिजली कंज्यूम हो रही है और मशीन ज्यादा चल रही है, कम बनाओगे कम चल रही है, तो इसका मतलब वो वेरिएबल है। लेकिन फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट क्या है, फिक्स, कम माल बनाओ ज्यादा रेंट उतना लगना है। वॉचमैन की तनख्वाह क्या है, उतनी ही है। केयरटेकर की तनख्वाह कम बनाओ ज्यादा उतनी ही है, तो फिक्स। ये फिक्स वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे सेलिंग का खर्च है, सेल्समैन ने जितना माल बेचा उतना कमीशन, पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग भी उतनी, जितने माल ज्यादा बनेगा ज्यादा पैकिंग होगी, तो वो वेरिएबल है। लेकिन सेल्समैन मंथली बेस पे है, सेल डिपार्टमेंट का रेंट क्या फिक्स है, तो वो खर्च क्या है, फिक्स भी हो सकता है। यानी ओवरहेड फिक्स भी हो सकते हैं, ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो हमेशा ही क्या होते हैं, एब्सोल्युटली वेरिएबल होते हैं। और सेमी वेरिएबल ना तो फिक्स है ना ही पूरी तरह से वेरिएबल है। जैसे मैं एग्जांपल लूं वेरिएबल का एग्जांपल लूं कि अगर हम 100 यूनिट माल बनाएं, 500 यूनिट माल बनाएं, 1000 यूनिट माल बनाएं, ठीक, हमारा मान लो कोई कॉस्ट है। जैसे मैं कह दूं आपको कि भाई फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड, या चलो मैं इसको ले लेता हूं, ये लेबर है, लेबर कॉस्ट, लेबर लग रही है 200 रुपए की, रुपीज है ये 200, ये नीचे रुपीज है सारे, 200 रुपए की, यहाँ 1000 की और यहाँ 2000 की। और मटेरियल की बात कर दूं, मटेरियल रुपी, ये 500, ये 25 और ये 5000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात कर लूं मैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है वो 2000 है रुपीज में, 2000, ठीक। और फैक्ट्री ओवरहेड की बात करूं, फैक्ट्री ओवरहेड, मान लो यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, रुपी में 1300, ठीक है। मैंने एक फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जांपल लिया, ये है। तो इसमें मुझे स्टडी करना है कौन सा वेरिएबल है, कौन सा फिक्स और कौन सा सेमी वेरिएबल है। ये एक स्टडी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, पूरी कॉस्ट अकाउंट में काम आनी है। जैसे अब मैं अगर आपको ये कह दूं, इन फ्यूचर हमारा प्रोडक्शन टारगेट है, हमारा प्रोडक्शन टारगेट है ऑफ नेक्स्ट ईयर, हम ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम माल बनाए 1500 यूनिट, तो या 2000 यूनिट, क्या कॉस्ट आएगी ये अपने से पूछ रहा है। 2000 यूनिट नेक्स्ट टाइम बनाना चाहते हैं तो आपको टोटल कॉस्ट पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। सबसे पहले तो मुझे ये स्टडी करना है कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी फिक्स है। ध्यान से देखो, वेरिएबल हुई तो पर यूनिट हर जगह सेम रहेगी। जैसे कि आप लेबर को लो, लेबर क्या है, देखो ध्यान से देखो, जब 100 यूनिट बनते थे तो लेबर कितनी थी, 100 यूनिट की 200 थी। जब अपनी 500 यूनिट बने तो लेबर 1000 थी, और जब अपने 1000 यूनिट बने तो लेबर क्या थी, 2000 थी। ध्यान से देखो, यहां पे देखो, 100 यूनिट की 200, 500 की 1000, 2000 रुपये है 1000 यूनिट की। तो कंफर्म हो गया, यहां से भी 2, यहां में से भी 2 और यहां से भी 2। तो कंफर्म हो गया कि लेबर क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है।
कितने रुपए? 2 रुपए पर यूनिट। कंफर्म हो गया कि नहीं हुआ? हर जगह सेम है, देख लो ध्यान से, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। वेरिएबल की आइडेंटिटी है कि पर यूनिट वो हमेशा क्या रहती है? सेम, लेबर सेम है। मटेरियल को स्टडी करो, मटेरियल कॉस्ट को, मटेरियल की कॉस्ट को स्टडी किया तो मैंने देखा 500 है जब हमने 100 यूनिट बनाए, फिर देखा मैंने 2500 है जब हमने 500 यूनिट बनाए, फिर मैंने स्टडी किया कि भाई 5000 है जब हमने कितने बनाए? 1000 यूनिट बनाए। तो मैंने ये सारा स्टडी करके देखा, यहां पे 5 रुपए, यहां 5 रुपए, यहां 5, कंफर्म हो गया हर जगह 5 रुपए पर यूनिट लग रही है। तो मटेरियल की कॉस्ट क्या है? मटेरियल भी वेरिएबल है। कितना? 5 रुपए पर यूनिट। कंफर्म हो गया मुझे, चेक कर लो। 500 डिवाइडेड बाय 100 5 रुपए, 2500 डिवाइडेड बाय 500 5 रुपए, यहां भी 5। यानी फ्यूचर में मैं अगर 2000 यूनिट बनाऊंगा तो मटेरियल 5 रुपए पर यूनिट 10,000 रुपए का लगेगा। लेबर 2 लग रही है हर जगह, तो इसका मतलब फ्यूचर में अगर मैं 2000 बनाऊंगा तो लेबर 4000 रुपए की लगेगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को देखो, एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा देखो 2000 लग रहा था जब मैं कितने यूनिट बना रहा था? 100 यूनिट। फिर 2000 लग रहा है जब हमने नेक्स्ट ईयर कितना बनाया? हमने बनाए 500 यूनिट। फिर 2000 लग रहा है जब नेक्स्ट ईयर, मान लो ईयर 1 2 3 है मान लो, तो 2000 ही लगेगा जब अपा बनाएंगे कितने, या लगा 1000। कंफर्म हो गया कि ये ऐसे तो नहीं बन रही बात, ये तो 20 रुपए लग रहा है, यहां पे क्या लग रहा है? 4 रुपए, यहां पे कितना लग रहा है? 2 रुपए। ये तो सेम नहीं है, नॉट सेम, ये तो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो पक्का ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट होती तो ये पर यूनिट क्या रहता है? ये देखो तीनों में सेम, यहां देखो 5 5 5 सेम। अगर ये सेम होता तो वेरिएबल होती, तो ये सेम नहीं है लेबर मटेरियल की तरह, तो ये वेरिएबल नहीं है। तो इससे एक चीज पता लगती है कि माल 100 बनाया तो भी 2000, 500 बनाया तो भी 2000, 1000 बनाया तो भी 2000। कंफर्म माल कम ज्यादा बन रहा है तो फिक्स 2000 लग रहे हैं। तो मैं समझ गया यहां पे कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सी कॉस्ट है? फिक्स, ₹2000 फिक्स्ड है, वो इतनी लगेगी लगेगी, फिक्स्ड है। समझ गए कि ये फिक्स है, 2000 लगेंगे लगेंगे। लेकिन जब मैंने स्टडी किया लास्ट कॉस्ट कौन सी दे रखी है मुझे? फैक्ट्री की, फैक्ट्री ओवरहेड। जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड को स्टडी करता हूं तो मैं देखता हूं कि 1300 लगे जब अपन ने 100 यूनिट बनाया। फिर मैंने देखा कि 2500 लगे जब हमने 500 यूनिट बनाए। फिर मैंने देखा 4000 लगे जब हमने कितने बनाए? 1000। अगर तो ये वेरिएबल है सेम होएगी, ध्यान से देखो 13 रुपए, यहां कितनी आ रही है? यहां देखो, यहां से तो 13 आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, यहां से 4 आ रहा है। ये ध्यान से देखो नॉट सेम, सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट तो है ही नहीं। वेरिएबल कॉस्ट होती तो ये क्या होती? सेम होती। ये वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं है, कंफर्म। ध्यान से देख लो, सेम है क्या? सेम नहीं है। इट मींस इट कांट बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। अब आप देखो चेंज भी हो रही है, ये देखो चेंजेबल, चेंज्ड, चेंज हो रही है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरह भी नहीं है कि हर जगह 2 2 2 इस तरह सेम हो। फिक्स होती तो ये सेम होती, तो इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट भी नहीं है, फेल हो गया ये टेस्ट भी। वेरिएबल होती तो मटेरियल लेबर की तरह डिवाइड करके देखा हर जगह सेम आ रहा है, देखो तो ये वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये सेम नहीं आ रहा तो पक्का ये वेरिएबल नहीं है, अलग अलग आ रहा है, यहाँ 20, यहाँ 4, यहाँ 2, तो ये वेरिएबल नहीं है। लेकिन एक बात है, सेम सेम 2 2 2, तो मुझे पता लग गया ये फिक्स कॉस्ट है। अगले साल 2000 बनाओगे तो भी 2000 लगेगी। लेकिन इसको मैंने चेक किया, फैक्ट्री ओवरहेड को पर यूनिट सेम नहीं आ रही, सेम नहीं आ रही, तो पक्का ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरह सेम भी नहीं, ये अलग अलग है, देख लो अलग अलग है, तो ये फिक्स भी नहीं। इसका मतलब अब ये स्टडी करना है कि ये है क्या, फिर ये फिक्स भी नहीं है, वेरिएबल भी नहीं, तो श्योर ये लास्ट कैटेगरी कौन सी है? सेमी वेरिएबल की। सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ये। कॉस्ट अकाउंट में ये 3 तरह का बिहेव हो सकता है कॉस्ट का: वेरिएबल नेचर की,
फिक्स नेचर की और सेमी वेरिएबल। तो आपका जो ये फैक्ट्री ओवरहेड है श्योर ये क्या है, सेमी वेरिएबल, यानी फिक्स भी है और वेरिएबल भी। इसमें आपको फैक्ट्री ओवरहेड को अलग अलग करना है, किसमें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अलग कर लो और फिक्स को अलग कर लो। कैसे, तो कॉस्ट काउंट में इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है। कॉस्ट काउंट कहती है सेमी वेरिएबल को अलग करना है, तो उसका ये कंसेप्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगी आउट ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल अलग करनी है तो उसका फॉर्मूला है चेंज इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। क्वांटिटी में चेंज को स्टडी कर लो, बस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगी, बाकी फिक्स आ जाएगी। कैसे देखना, कोई भी दो लेवल में स्टडी कर लो, दो का डिफरेंस ले लो, चाहे इन दोनों का ले लो चाहे इन दोनों का ले लो। तो पहले दो का ले लूं, 2500 और 1300, 1300 कॉस्ट का डिफरेंस। क्वांटिटी 2500 की 500 यूनिट थी, 1300 वाले की कॉस्ट कितनी है, 100 यूनिट है। तो इससे मुझे पता लग गया यहां कि ये 1200 का डिफरेंस है कॉस्ट में और क्वांटिटी में 400 यूनिट का। तो कंफर्म हो गया मुझे 3 रुपए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। कोई भी दो का स्टडी कर लो, इन दोनों का कर लो, चाहे इन दोनों का, 4000 और 2500 का डिफरेंस, 4000 माइनस 25 1500, 1000 माइनस 500 500, 1500 बाय 500 तो लेता कितना आता, 3 पर यूनिट। किसी भी दो का, चाहे पहले और लास्ट का ले लो, 4013 का, 1000 और 100 का, यही आएगा। चेक करवा दूं, चेक करो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट चेक करते हैं। कौन से वाली, फैक्ट्री ओवरहेड वाली। चेक करो आउटपुट कितना कितना है, चेक करो। आउटपुट 100 यूनिट है, 500 यूनिट है और 1000 यूनिट है। ये आउटपुट दे रखा है हमें। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है फैक्ट्री ओवरहेड की, वो लिख लो। फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल कॉस्ट दे रखी है 1300 रुपये, 2500 रुपये और 4000। ओके, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 3 पर यूनिट बना लो, कितनी, 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 100 इंटू 3 300। तो बाकी बैलेंसिंग फिगर कौन सी बची, फिक्स कॉस्ट। देख लो टोटल 1300 में 300 वेरिएबल है तो ये कितनी बची, 1। आगे चलो, जब अपन 500 यूनिट बना रहे हैं 3 रुपए के हिसाब से 1500 क्या है वेरिएबल। बैलेंसिंग फिगर 2500 में से 1500 काट दो तो 1000 फिक्स। जब हम 1000 यूनिट बना रहे हैं तो 3 रुपए के हिसाब से 3000, तो 1000 क्या होगी, फिक्स। कंफर्म हो गया यहां से कि हमारा ये जो खर्च है फैक्ट्री ओवरहेड, इसमें वेरिएबल कितना है, वेरिएबल है 3 रुपए पर यूनिट, ठीक। और फिक्स कितना है, इसमें जो फिक्स्ड है वो है ₹1000। कंफर्म हो गया, क्योंकि ना तो ये पर यूनिट सेम है मटेरियल और लेबर की तरह, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरह सेम है कि फिक्स हो। ये तो चेंज भी हो रही है, फिक्स नहीं, और वेरिएबल इनकी तरह डिवाइड करके बराबर भी नहीं आ रहा। तो श्योर ये सेमी वेरिएबल है, क्योंकि इसके सिवा और कोई बिहेव कॉस्ट अकाउंट का होता ही नहीं। कॉस्ट अकाउंट का बिहेव 3 ही तरह का होता है, वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल। तो श्योर ये सेमी वेरिएबल है। तो कॉस्ट अकाउंट में ये टेक्निक यूज होती है सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल और फिक्स अलग करने की। क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो क्या, किसी भी दो लेवल का डिफरेंस ले लो, चाहे पहले दो इनका ले लो चाहे किसी का भी, पहले दो का लिया, चेंज इन टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो ये दोनों का डिफरेंस 12, इन दोनों का डिफरेंस 400, तो क्या गया 3 रुपये पर यूनिट। ये आप इन डिफरेंस पॉइंट बनाते थे ना इकोनॉमिक्स में, इन डिफरेंस पॉइंट की तरह ही थ्योरी ये यूज करते हैं। चलो 3 रुपये पर यूनिट क्या आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। तो आप देख लो 100 यूनिट का जो टोटल है 1300 रुपये कॉस्ट है सेमी वेरिएबल, 500 की 2500 है, 1000 की कितनी है 4000 है। इसमें से 3 रुपये पर यूनिट वेरिएबल है, अगर 100 यूनिट की 3 रुपये के हिसाब से 300, बैलेंसिंग फिगर 1000 फिक्स, 500 की 1500, 1000 फिक्स, 1000 की 3000, 1000 फिक्स। तो आपको पता लग गया वेरिएबल कितनी और फिक्स कितनी, इस टेक्निक को यूज किया हमने। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है फ्यूचर की प्लानिंग करने में। पास्ट 3 सालों का रिजल्ट स्टडी कर चुके हैं हम। अब अगर हमें नेक्स्ट ईयर वो कहता है, नेक्स्ट ईयर का प्लान करो, कह रहा है नेक्स्ट ईयर कितना माल बनाना है, प्रोडक्शन कितनी करनी है आपने, नेक्स्ट ईयर हमारा जो टारगेट है वो कितना है,
हम 2000 यूनिट माल बनाना चाहते हैं, तो क्या दिक्कत है? टोटल कॉस्ट को डिटरमाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। आप कैसे मेजर करेंगे? आप कहोगे जी रॉ मटेरियल कितना लगेगा, वो वेरिएबल है, हमें पता है वो रहा 2 पर यूनिट, तो 2000 यूनिट का ₹2 पर यूनिट लगेगा, तो कितने रुपए का लग जाएगा? 4000। डायरेक्ट लेबर कितनी लग जाएगी? 2000 यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है ना, जितना माल बनाओगे ज्यादा उतनी ज्यादा, 5 रुपए पर यूनिट अभी निकाला था अपन ने यहां से बेस पे, तो 10,000। तो ये कॉस्ट को नाम दे दो आप क्या? प्राइम कॉस्ट। कितने रुपए? 14। अब आ जाओ फैक्ट्री ओवरहेड, या इसे बोलते हैं वर्क ओवरहेड। इसका बिहेव थोड़ा सा अनसर्टेन था, इसमें से फैक्ट्री ओवरहेड में से वेरिएबल फिक्स अलग करना पड़ा। तो देखो फिक्स तो कितना लग जाएगा? फिक्स तो हमें पता है, फिक्स तो 1000 रुपये लग जाएगा, ठीक है, लेकिन वेरिएबल कितना लग जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि इसमें अलग किया था हमने, सेमी वेरिएबल था ये। तो कितने रुपए पर यूनिट? 3 रुपए। तो 2000 यूनिट का 3 रुपए पर यूनिट लगेगा, तो कितना लग जाएगा? 6000। तो टोटल क्या हो गया? 7000। इस कॉस्ट को नाम दे दो वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कितनी? 21,000। अब आप मुझे बताओ, क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिखा है? रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं, ना कुछ बोले तो जनरल वाला ही मानना है, ठीक है। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस नहीं, तो बस यही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, पूरा लिख देता हूं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 21। अब कोई ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स होता है तो वो फिलहाल नहीं है, चलो ये सीपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऐड कर दो इसमें आप क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल वाले एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल ही मानो, अगर कुछ नहीं बोला तो रूटीन के खर्च जो हैं वो कितने रुपए के हैं? वो फिक्स हैं सारे, वही रहेंगे। अब देखो पहले भी 2 चला था, अब भी 2 ही चलेगा, तो ये क्या आ जाएगी? जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय चांस दिए ही नहीं, यहाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन में थे ही नहीं, तो चलो ये आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे आप टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक। कितनी? 23,000। इस तरह कॉस्ट अकाउंट पास्ट को भी स्टडी करती है और फ्यूचर का भी बजट बना के चलती है। इस सब्जेक्ट के अंदर अपन यही चीजें सारी स्टडी करनी है कॉस्ट अकाउंट के अंदर। तो आपको कॉस्ट का बिहेव 3 तरह का होता है ये बताया, बाकी कॉस्ट शीट कॉस्ट स्टेटमेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज फिर से आप दोबारा से करेंगे, डिटेल में करेंगे। तो मैंने एक फॉर्मेट बता दिया, प्रिंसिपल फॉर्मेट, इस तरह से टेबल फॉर्म में अपा बनाते हैं, टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी वो। बाकी इसमें अपा सिलेबस में जैसे एक ऑपरेटिंग कॉस्ट का चैप्टर भी पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट कह दो या सर्विस कॉस्ट, वो मैन्युफैक्चरर की तो ठीक है, मटेरियल लगा, लेबर लगी, ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्च तो कॉस्ट आ गई। ये जैसे कि बस वाले हैं, बस ट्रांसपोर्ट है, पैसेंजर बस है, या ट्रक पे माल लेके जाते हैं, या आप होटल चलाते हैं, या सिनेमा है, उसमें तो कॉस्ट माल बनाना नहीं है। बस में तो आपको ये देखनी है कि कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर क्या है, ये चैप्टर है, हमें बताएगा ये ऑपरेटिंग कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट। थिएटर को पर सीट पर शो क्या खर्चा पड़ता है, फिर उसी हिसाब से वो टिकट लेगा। जैसे बस वाले को देखना है कि भाई उसका 100 किलोमीटर लेके जाता है, 40 पैसेंजर बैठते हैं नॉर्मल, मान लो 50 सीटर बस है लेकिन एवरेज 40 पैसेंजर बैठते हैं, तो इसको 4000 पैसेंजर किलोमीटर नाम देगा वो। भाई एक दिन में 100 किलोमीटर बस जाती है, 40 लोग बैठ के जाते हैं, 4000। और टोटल कॉस्ट पर डे उसकी क्या है? टोटल को ये पर डे एक दिन में टोटल कॉस्ट पर डे उसकी पड़ रही है सपोज 3600, तो वो देखेगा कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितनी है, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। वो कहेगा जी 3600 मेरे लगते हैं, 4000 पैसेंजर इंटू किलोमीटर आ गए मेरे, तो यानी कहने का मतलब मेरे को तो 90 पैसा पर पैसेंजर पर किलोमीटर खर्चा लगता है। अब थोड़ा प्रॉफिट जोड़ेगा, सामने वाले को वो रेट बता देगा। जैसे रोडवेज वाले शायद 1 रुपये 10 पैसे लेते हैं पर पैसेंजर 1 किलोमीटर के, वो इसी से कॉस्ट काउंट से स्टडी करते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या होगा बस वालों के लिए? बस का डेप्रिसिएशन, ड्राइवर कंडक्टर की तनख्वाह, कोई टोल टैक्स,
बस का इंश्योरेंस हो सकता है, बस का पेट्रोल का डीजल का खर्चा, लुब्रिकेंट ऑयल का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, वो सब कुछ खर्चे ऐड करने हैं। टायर भी डिमिनिश होते हैं, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि सारे साल का खर्चा बस का क्या है, डेप्रीसिएशन, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरी, सुपरवाइजर रखा है एक, वो रिपेयर मेंटेनेंस, टायर की डिमिनिशिंग कॉस्ट, डीजल का कॉस्ट, लुब्रिकेंट, सर्विस का खर्च, कोई टैक्स वगैरह है, कोई रोड टैक्स है, वो सब ऐड करना होगा। एक्सपेक्टेड कितने लोगों को कितने किलोमीटर ले जाओगे वो बनाना होगा, डिवाइड करके आपको पता लगेगा हमारी कॉस्ट क्या है, फिर ही लोगों से चार्ज करोगे। पर इसमें कॉस्ट डिटरमाइन करना थोड़ा अलग है, क्यों? क्योंकि इसमें सामान नहीं बनाना, यहाँ पे पैसेंजर की कॉस्ट। ऐसी होटल वाले ने सोचना है कि मैं एक रूम का कितना किराया लूँ, तो वो सोचेगा होटल का मुझे क्या खर्चा पड़ता है सारे साल का, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रूम, क्या कॉस्ट पड़ती है मुझे एक रूम की रोज की, उस हिसाब से सामने वाले गेस्ट से वो चार्ज करेगा। तो इसमें अलग अलग लेवल के चैप्टर्स हैं जो कॉस्ट काउंट में अपने को स्टडी करवाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या स्टडी करवाएगा वो बताया। जैसे इसमें एक चैप्टर पढ़ेंगे हम कॉन्ट्रैक्टर का, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जैसे आप बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, लेते हैं ना लोग, बिल्डर लोग, जैसे वो मैप दिखा देता है सामने वाला बंदा मालिक जो है, लैंड दिखा दी कि इस पे ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, तो कॉन्ट्रैक्टर कितने में कहे कि मैं बना दूंगा, तो वो स्टडी कॉस्ट काउंट के थ्रू करेगा कि भाई मेरा ईंटें लगेंगी, सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, सब कुछ लगाऊंगा मैं, लेबर लगेगी, तो वो आइडिया लगाता है कि सर सीमेंट लगेगा, कोई आयरन बार है, ठीक है, कोई ब्रिक लगेंगी, ठीक है, और सामान लगेगा, वुडन सामान लगेगा, हार्ड चार्जेस, मशीनों का किराया पड़ेगा, लेबर लगेगी, ठीक है, बिजली वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, सब मिला के आइडिया लगाया उसने कि इस बिल्डिंग पे मेरा 25 लाख लगेगा। फिर वो प्रॉफिट जोड़ेगा आइडिया से कि 20%, 15% जो भी, तो आपने अपने हिसाब से उसे टेंडर कोट कर दिया कि भाई मैं तो ये बिल्डिंग बना दूंगा सर, 30 लाख में बनानी है, तो बोलो बना देता हूँ। सारी बातें फिक्स कर ली कि ये सामान लगाना है, इतने मैप दिखा दिया, बिल्डिंग बनानी। तो आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि बिल्डिंग बना लो, देख लेंगे, ले लेंगे, ऐसे तो पता नहीं कल को ज्यादा मांग लो आप। पहले आपको कॉस्ट काउंट की हेल्प से ये डिटरमाइन करना है कि क्या एक्सपेक्टेड कॉस्ट लगेगी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। देन आफ्टर आप उसे प्राइस स्टैंडर्ड कोट करोगे कि हाँ ये बिल्डिंग मैं इतने में बना दूंगा। सामने वाले को ज्यादा मार्जिन भी ना जोड़ना, कहीं वो भाग जाए, कम भी ना जोड़ना कि बाय चांस कॉस्ट का आइडिया गलत हो गया, आपका ज्यादा लग गई तो लॉस हो जाए, तो एक रीजनेबल अमाउंट जरूर जोड़ना। तो ये कॉस्ट अकाउंट स्टडी करवाएगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी। कॉस्ट अकाउंट में प्रोसेस कॉस्टिंग की भी स्टडी करेंगे हम। प्रोसेस कॉस्टिंग क्या, माल जैसे आप अपनी फैक्ट्री में पहले धागा बना रहे हैं, यार्न प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, धागा बनेगा, फिर क्लॉथ प्रोसेस, कपड़ा बनेगा, फिर उससे अपन रेडीमेड गारमेंट्स बनाएंगे, फिर बेचेंगे उसको। तो प्रोसेसेस में हर बार देखेंगे, धागा बनाना है तो पहले कॉटन डालो, लेबर लगेगी और खर्चे, तो क्या बनेगा, कपड़ा, फिर वो कपड़ा जो है आगे रेडीमेड बनाने में हेल्प करेगा। तो प्रोसेसेस में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम होगा, कोई डिपार्टमेंट धागा बना रहा है, कोई कपड़ा बना रहा है, फिर कोई रेडीमेड बना के बेचने में काम कर रहा है। तो इसमें भी कॉस्ट अकाउंट का रोल है। तो कॉस्ट अकाउंट में इस तरह से काफी हेल्पफुल है बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए, सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो सामान नहीं बेचते, जैसे बस है, ट्रक है, होटल है, सिनेमा है, उनके लिए भी कॉस्ट अकाउंट काफी काम आता है। तो इसका यूनिवर्सल यूज है, अपने आसपास भी यूज हो रहा है। ठीक है, वो इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते, वो अपनी प्लानिंग से कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट पढ़ा हो तो आपके लिए काम काफी आसान हो जाएगा। तो इसको आप चैप्टर वाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इसकी इंट्रोडक्शन में मैंने आपको कॉस्ट की नेचर क्या है वो बताने की कोशिश की है। थैंक यू।